इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने नवा एकेडमी की सोशल साइंस क्लास 6 का पार्ट 2 नहीं मंगवाया है तो मंगवा ले। वो आपके लिए एग्जाम में बहुत अच्छा साबित होने वाला है, बहुत शॉर्ट में और आपकी भाषा में वो किताब मैंने लिखी है, जिसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 135 रुपए, जो आपको घर बैठे इंडिया पोस्ट से मिल जाएगी। पुस्तक कैसे मंगवानी है यहाँ पर दिए गए आप फोन नंबर पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का यदि लिंक दिया हुआ है तो उस पर क्लिक करके आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं भारत में विविधता। तो पहले हमने चर्चा की थी भारत में हम बहुत सारे मामलों में एक दूसरे से अलग है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं भारत में विविधता, जैसे कि खान पान की विविधता। हमारा खान पान एक दूसरे से अलग है, हमारे त्योहार एक दूसरे से अलग है, क्योंकि हम अलग अलग धर्मों को मानते हैं। हमारा रहन सहन अलग है, हमारा पहनावा अलग है। कई एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत में विविधता है, किन किन मामलों में हम एक दूसरे से अलग है। तो देखिए, खान पान, त्योहार, धर्म, रहन सहन, पहनावा, भाषा। हम अलग अलग प्रकार की भाषा बोलते हैं। कहते हैं भारत में 10 कोस पर बोली पलट जाती है, बोली बदल जाती है 10 कोस जैसे ही चलते हैं। तो ये हम अलग अलग हैं। अब विविधता अगर वर्तमान के दौर में समझे विविधता को, तो छोटी सी चीज है। देखिए, प्राचीन काल में लोग यात्रा करते थे, तो किस लिए करते थे? खेती करने के लिए करते थे, एक जगह बसने के लिए करते थे, व्यापार के लिए करते थे, है ना, भोजन की तलाश में। छोटा सा टॉपिक दिया है, प्राचीन काल में यात्रा के कारण, पुराने जमाने में व्यक्ति यात्रा क्यों करते थे? तो आप कारण गिना सकते हैं, जैसे कि खेती के लिए, भोजन की तलाश में, खेती करने के लिए लोग अपनी जगह बदलते थे, भोजन के लिए, व्यापार के लिए, एक जगह बसने के लिए, ना, व्यापार के लिए लिख सकते हैं हम, व्यापार के लिए एक जगह बस। ये आप इसलिए बता रहे हैं कि आज और उस समय की जो यात्राएं थी उनमें कितना अंतर है। आज अगर देखेंगे कि यात्रा हमारे लिए अलग मायने रखती है। आज हम शिक्षा के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए, इलाज करवाने के लिए, घूमने के लिए, नई नई जगह देखने के लिए यात्राएं करते हैं। तो ये देखिए, इसमें भी विविधता हमें देखने को मिलती है। अब भारत के अंदर अगर देखें तो भारत का मानचित्र आपने देखा है, समझा भी है कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी या गुजरात से अरुणाचल तक, ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और इसमें इतनी सारी विविधताएं हैं जो शायद ही किसी देश में। तो यहां पर हम भौगोलिक विविधता को लेंगे और भारत के भूगोल की विविधता को लेकर के दो क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे जो आपकी किताब में दिए हैं। भौगोलिक विविधता में सबसे पहली अगर बात करें तो पहला है लद्दाख। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, याद रखना। जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया था, तो उसमें से लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है लद्दाख, चित्र में आप देख सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है और यहां पर रेगिस्तान है, लेकिन कैसा है? ठंडा रेगिस्तान। देखो बेटा, रेगिस्तान दो तरह के होते हैं। जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो हमारे मन में रेत के बड़े बड़े टीले, दूर दूर तक कोई वनस्पति नहीं, ऐसा चित्र उभरता है। लेकिन आपको बता दूं मैं, रेगिस्तान भी 2 प्रकार के होते हैं, आप 7th में पढ़ेंगे। रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं, एक ठंडा रेगिस्तान, एक गर्म रेगिस्तान। लद्दाख जो है वो ठंडा रेगिस्तान। जब रेगिस्तान होगा तो वहां की विशेषता क्या है? देखो, रेगिस्तान की विशेषता होती है कि वहां पर कम वर्षा होती है, वहां पर वनस्पति, वर्षा कम होगी तो वनस्पति भी कम होगी। जब वनस्पति और वर्षा कम होगी तो कम लोग रहेंगे, तो विरल जनसंख्या, विरल मतलब कम, लोग भी कम रहेंगे। ये रेगिस्तान की विशेषता होती है। क्या है? वनस्पति कम होती है, वर्षा कम होती है, लोग कम होते हैं। जब ये चीजें होती तो
खेती भी कम होगी। तो सब चीजें कम ही कम है। लद्दाख की अगर बात करें, हम बात कर रहे हैं भारत की भौगोलिक विविधताओं में सबसे पहले हमने लिया है लद्दाख, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। अगर मैं कच्चे चित्र में बताना चाहूं इस तरह से, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला है ना, अभी इसको इस ऐसे ले लिया है, ये वाला चित्र में आप ढंग से समझ सकते हैं इसको। वर्षा कम है, कम वनस्पति है, जनसंख्या कम है और कम ही खेती है। लद्दाख पहाड़ी क्षेत्र है और ठंडा रेगिस्तान है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लद्दाख के अंदर एक बकरी पाई जाती है जिसका नाम है पश्मीना। जी, यहां के लोग क्या करते हैं, पश्मीना बकरी से ऊन प्राप्त करते हैं, याद रखना। और पश्मीना बकरी से ऊन बेच करके वो कश्मीर में देते हैं, तो कश्मीर में ये पश्मीना शॉल बनाई जाती है। कश्मीर के लोग पश्मीना शॉल बनाते हैं वो पश्मीना बकरी के ऊन से, जब को कि लद्दाख के अंदर लोगों के पास में पाई जाती है, वो उससे ऊन प्राप्त करते हैं, उससे उनका जो है पैसा कमाते हैं, रोजी रोटी चलती है। बहुत अच्छा फैक्ट है ये। कई बार प्रश्न पूछते हैं पश्मीना क्या है, भेड़ है कि बकरी है कि ऊंट है कि गाय है, तो आपको बकरी बताना है। पश्मीना बकरी का ऊन कश्मीर में देते हैं और कश्मीर में जो है वो पश्मीना शॉल बनाई जाती है। बहुत अच्छा मार्केट है कश्मीर के अंदर। अगर हम खान पान की बात करें कश्मीर के लोगों की, तो खान पान में ये दूध से बने हुए, खान पान में दूध से बनी वस्तुएं, चाहे वो मक्खन हो, चीज हो, दूध से बनी वस्तुएं भी खाते हैं और उसके साथ में ये लोग मांस भी खाते हैं। ये इनका खान पान है। दूध से बनी जितनी भी वस्तुएं, चाहे वो मक्खन हो सकता है, चीज हो सकता है, इस तरह से याद रखना। खान पान हो गया इनका, पश्मीना बकरी ऊन वाला व्यवसाय हो गया। उसके बाद में बहुत लंबे समय से यहां से जो व्यापारिक रास्ते हैं लद्दाख से, वो मध्य एशिया की तरफ, उत्तर की तरफ जाते थे और जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वहां से इसका अच्छा संपर्क रहा है। तो अब हम थोड़ा व्यापार के बारे में देख ले, है ना। तो घाटियों के रास्ते, मैं यहां लिखूंगा, इसको यहां ले लेते हैं हम। घाटियों के रास्ते मध्य एशिया, से व्यापार होता था, याद रखना। लद्दाख से घाटियों के रास्ते मध्य एशिया से व्यापार होता था और यहां से जो रास्ता जो तिब्बत को जुड़ता था, तो यहां से मसाले, कच्चा रेशम और दरिया, मसाले, कच्चा रेशम तथा दरिया, ये मुख्य रूप से व्यापार यहां से दरिया बिछाने की होती है, गलीचे जैसे, इस तरह से। तो आपको ये ध्यान रखना है व्यापार। इसका जो मुख्य है ये तिब्बत से संपर्क था, तिब्बत के रास्ते, है ना। इसलिए ये जो लद्दाख है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा फैक्ट है। लद्दाख को क्या कहते हैं, छोटा तिब्बत। यहां पर अधिकांश जो जनसंख्या है वो है बौद्ध और मुसलमान। लद्दाख के अंदर ज्यादा जो जनसंख्या है वो है बेटा बौद्ध तथा मुसलमान। ये भी आपको फैक्ट पता रखना है, बौद्ध और मुसलमान ज्यादा है यहां पर। ये लोग क्या करते हैं, यहां का एक परंपरागत ग्रंथ है केसर सागा। लद्दाख में केसर सागा, ये यहां का एक ग्रंथ है और उसके ऊपर, इस ग्रंथ में क्या है, गाने हैं और नाटक है। तो इसके ऊपर ये लोग नाटक खेलते हैं, यहां के मुसलमान और बौद्ध, याद रखना। तो ये लद्दाख के बारे में छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, आप कहोगे सर आपने थोड़ा बहुत मिसमैच कर दिया है, पता नहीं कहां कहां से घुसा दिया है। कोई बात नहीं, अभी देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। मैं वापस इसको रिवीजन ले लेता हूं। देखो बेटा, हम लोग भारत में विविधता को लिए हैं, इतने मायनों में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, विविध है। फिर छोटा सा फैक्ट दिया था कि पुराने जमाने में जो लोग यात्राएं करते थे वो आज की यात्राओं से अलग थी, विविधता थी, अलग है। अगर हम भारत के भूगोल की बात देखिए,
भारत की जो भौगोलिक विशेषता होगी, लोग को वहां की कद काठी रहन सहन वो वैसा ही होगा। जो लोग कठिन क्षेत्रों में रहेंगे, जहां पे लाइफ टफ है, वहां के लोगों के जो शारीरिक मजबूत होंगे वो शारीरिक रूप से, तो ये सारी चीजें मायने रखती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लद्दाख का उदाहरण दिया है। तो लद्दाख की वर्तमान में बात करूं तो वो केंद्र शासित प्रदेश है, भारत के उत्तर में स्थित है ना। भारत के उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, ठंडा रेगिस्तान है, वर्षा कम होती है, कम वनस्पति है, कम जनसंख्या है यहाँ पर, और खेती भी कम होती है क्योंकि ये रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहाँ पर एक बकरी है जिसका नाम है पश्मीना, और उससे ऊन लोग निकालते हैं उसकी, और कश्मीर को देते हैं, और कश्मीर में खास करके पश्मीना शॉलें बनती है, ध्यान रखना। यहाँ के खान पान की बात करें अगर लद्दाख के लोगों के खान पान की, तो ये दूध से बनी वस्तुएं जैसे मक्खन है, चीज है, उसको ज्यादा पसंद करते हैं, इसके साथ में मांस भी खाते हैं। यहाँ से व्यापार होता था घाटियों के रास्ते से। घाटियां मतलब पर्वतों के बीच में जो रास्ता होता है बेटा जाने के लिए, इस तरह से ये यहाँ से लोग जाते रहते हैं, ये घाटियां कहलाती है। तो घाटियों के रास्ते यहाँ से मध्य एशिया से व्यापार होता था। खास करके यहाँ पर जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वहां से लोग जुड़े होते हैं, इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। मसाले, कच्चा रेशम, दरिया, ये सारी यहाँ से व्यापार के थ्रू लोगों से ये व्यापार होता था, लोग जुड़े हुए थे एक दूसरे से। यहाँ पर ज्यादा बौद्ध और मुसलमान हैं, और यहाँ का एक लोकल एक स्थानीय ग्रंथ है केसर सागर, जिसके अंदर गाने हैं और नाटक है, और बौद्ध और मुसलमान इसके आधार पर गाने और नाटक खेलते रहते हैं। तो ये आपको लद्दाख के बारे में छोटी छोटी जानकारियां हासिल रखनी है। इसके मैप में इसकी लोकेशन जो है वो आपको पता रखनी है, जिससे कि आपको अगर एग्जाम में मैप में भी पूछ लिए जाएंगे भाई लद्दाख, तो आप बताने में आपको परेशानी नहीं हो। चलिए अब आप इसको नोट कीजिए। अब हम जो दूसरा भौगोलिक विविधता को लेकर के दूसरा जो दिया हुआ है केरल, उसके बारे में बात करेंगे। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करते हैं केरल की। देखो बेटा, केरल जो है वो भारत के दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम कह सकता हूं, भारत के दक्षिण पश्चिम समुद्री किनारे स्थित राज्य है केरल। भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित तटीय राज्य, क्योंकि जो इसकी सीमा है वो अरब सागर से लगती है, याद रखना। अरब सागर का तटवर्ती राज्य है ये। यह शुरू से ही प्राचीन काल से ही व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा। यहां से मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची, ये सब विदेशों को भेजी जाती थी। तो देखिए, मसाले, लौंग, इलायची, काली मिर्च, काली मिर्च का व्यापार जो है, काली मिर्च का व्यापार अन्य देशों से होता था। अब अगर व्यापार की बात करें तो सबसे पहले यहां पर जो व्यापारी आए थे वो थे अरब और यहूदी। सबसे पहले यहां पर जो व्यापार करते थे, देखिए क्रम से हम बात करेंगे। सबसे पहले अरब और यहूदी व्यापारी यहां थे। अरब, और उसके बाद में बताते हैं कि ईसाई धर्म के प्रचारक संत थॉमस यहां पर आए थे। संत थॉमस कहते हैं कि ये ईसा मसीह के दूत थे। संत थॉमस ईसाई धर्म के प्रचारक, ये यहां पर केरल आए थे और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय है इनको। भारत में ईसाई धर्म लाने वाले लोग कहते हैं कि भारत में ईसाई धर्म जो है वो संत थॉमस लेके आए थे। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति आया था मोरक्को से, इब्न बतूता, याद रखना। इब्न बतूता ये मोरक्को से आया था। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। आप एटलस अगर आपके पास हो तो आप उसमें मोरक्को देख सकते हैं। मोरक्को एक अफ्रीकी देश है। वहां से जो व्यक्ति आया था उसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपने ग्रंथ रहला में, इसकी पुस्तक का नाम है रहला, आपकी किताब में नहीं दी है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, याद रखना। इब्न बतूता की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है रहला। इब्न बतूता में रहला में मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया है, तत्कालीन
केरल के अंदर जो मुसलमान रहते थे वो मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया है। किसने? इब्न बतूता ने। याद रखना, इब्न बतूता की पुस्तक रहला, वो अफ्रीकी देश मोरक्को से आया था और मुसलमानों के जीवन का वर्णन उसने केरल में जब वो आया तो किया। उसके बाद में एक बहुत चर्चित व्यक्ति जिसने यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी, आपने नाम भी सुना होगा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये पुर्तगाली नाविक था और पुर्तगाली निवासी था, नाविक था, पुर्तगाली निवासी। ये कालीकट केरल पर आया था, कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था, कालीकट आया था और इसका जो योगदान है, इसका योगदान है कि इसने यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग को खोजा था। कई बार हम गलती से कह देते हैं कि भारत की खोज किसने की, कि वास्को डी गामा ने। वो गलत है। उसने, वास्को डी गामा ने क्या किया था, ये 1498 में, 1498 ईस्वी में, याद रखना, 1498 में पुर्तगाली निवासी, पुर्तगाल का रहने वाला वास्को डी गामा इंडिया आता है समुद्र के रास्ते। तब पता चलता है कि यूरोप से भारत आने का समुद्री रास्ता कौन सा है। ये खोजने वाला कौन था? वास्को डी गामा, जो कि सबसे पहले यहां पर कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था, 1498 में आया था। तो देखिए, अरब यहूदी संत थॉमस आए, इब्न बतूता आया, पुर्तगाल का जो नाविक था वास्को डी गामा वो आया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो पब्लिक है उसका मुख्य रूप से धर्म मजहब क्या है। यहाँ यहूदी भी रहते हैं, इस्लाम भी रहते हैं, हिंदू और बौद्ध भी रहते हैं। यहां पर देखिए, यहूदी, इस्लाम को मानने वाले, हिंदू भी है तथा बौद्ध भी यहां पर केरल में रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, यहां पे लोग किस किस संप्रदाय के रहते हैं, इसको आप समझना है, ध्यान में भी रखना है। अब यहां के जो लोग हैं, जैसे समुद्री इलाका है तो मछली पकड़ने में इनका मुख्य जो आजीविका का स्रोत है मछली पकड़ना। तो मछली पकड़ने के लिए ये एक जाल का प्रयोग करते हैं, जो चीन के अंदर भी इसी तरह का एक जाल है, तो उसको कहते हैं चीनावाला। चीनावाला, चीनावाला क्या है कि मछली पकड़ने का जाल जिसका आकार और जिसकी सूरत जो है वो चीनी जाल की तरह, जो चीन में जो जाल इस्तेमाल करते हैं लोग उसकी तरह मिलती है, इसलिए इसको कहते हैं चीनावाला। एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि भाई चीनावाला क्या है, तो आपको पता रखना है चीनावाला क्या है कि मछली पकड़ने का जाल जो केरल में लोग यूज करते हैं, क्योंकि उसको चीनी जाल की तरह, जो चीन में जाल इस्तेमाल करते हैं इसकी तरह है, इसलिए आपको चित्र में भी बता दिया है, इसलिए इसको चीनावाला कहते हैं। अब केरल का जो मुख्य त्योहार है वो है बेटा ओणम। याद रखना, केरल का जो मुख्य त्योहार है ओणम। मुख्य त्योहार केरल का क्या है? ओणम। और ओणम के ऊपर, ओणम पर यहां पर एक प्रतियोगिता होती है जिसको आप कहते हैं नाव प्रतियोगिता। आप चित्र में देख सकते हैं, नाव प्रतियोगिता यहां पर बहुत फेमस है, जिसको नौका प्रतियोगिता भी कहते हैं। तो यह है केरल के बारे में जानकारी। वापिस देखिए, भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित तटीय राज्य ये रहा, जो कि अरब सागर, ये पूरा अरब सागर है, ये बता, जो कि अरब सागर से लगता हुआ है। यहां पर मुख्य रूप से मसाले, जिसमें लौंग, इलायची, काली मिर्च जैसे मसालों का विदेशों को व्यापार होता था। सबसे पहले यहाँ अरबी और यहूदी व्यापारी थे। कहते हैं यहाँ पर ईसाई धर्म के प्रचारक संत थॉमस आए थे, और उनको भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। उसके बाद में जिस व्यक्ति की बात की है यहाँ पर, इब्न बतूता यहाँ पर आया था, वो मोरक्को से आया था। इसने अपनी पुस्तक रहला में केरल में रह रहे मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया है, याद रखना। उसके बाद में 1498 में वास्को डी गामा आया, जिसने यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग को खोजा। ये पुर्तगाल का निवासी था, ये भी कालीकट के बंदरगाह पर केरल पर उतरा था 1498 में। यहां पर जो लोग रहते हैं, जिन जिन धर्मों को मानने वाले, वो यहूदी, इस्लाम, हिंदू और बौद्ध। यहाँ के लोग जिस जाल का प्रयोग करते हैं वो चीनी जाल की तरह नजर आता है, इसलिए उसको कहते हैं चीनावाला।
केरल का जो मुख्य त्योहार है वो है बेटा ओणम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। और ओणम के अवसर पर यहाँ पर नाव प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसको आप नौका प्रतियोगिता भी कहते हैं। ये भौगोलिक विविधता है। देखो आपने लद्दाख को देखा जो उत्तर में स्थित है, फिर आपने केरल को देखा जो बिल्कुल भारत के दक्षिण में स्थित है। दोनों के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं, खान पान की, रहन सहन की, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब चूंकि ये कोस्टल एरिया है, इसलिए यहाँ के लोगों का जो खान पान है वो ज्यादातर क्या है बेटा, ये देखिए यहाँ के लोग ज्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं, चावल और मछली। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मुख्य रूप से ये चावल और मछली खाते हैं। ये सारे के सारे नोट्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, यही प्रश्न बन के आपको एग्जाम में मिलेंगे और आपका जो नॉलेज है उसको इंप्रूव करेंगे। लिखिए इसको, फिर हम इसी टॉपिक को, इसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा। अब हम बात करते हैं कि हम अलग होते हुए भी एक कैसे, विविधता है, अलग अलग प्रकार के हमारे अंदर अंतर है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत विविधता में एकता का उदाहरण है, कैसे? तो आपको 2-3 लाइनें सिंपल सी लिखनी है, जैसे विविधता में एकता कैसे, कि देखिए कि हम भारत के लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं ना, कोई हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, अलग अलग धर्मों को मानते हैं। पहनावा, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, भाषा आदि में हम एक दूसरे से अलग हैं। आदि में हम एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन हम सभी क्या है बेटा, भारतीय हैं। लेकिन हम सभी भारतीय हैं। हम कहते हैं कोई कहता मैं पंजाब से हूं, कोई राजस्थान से, कोई कर्नाटक से हूं, लेकिन फिर भी कोई कश्मीर से हूं, लेकिन फिर भी हम लास्ट में क्या कहते हैं, वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं, आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं। तो जो इंडियन होने का जो भाव है वो हमें एक करता है। देखिए फिर आगे देखिए, हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा एक है। हमारा राष्ट्र, हम सभी लोग तिरंगे के सामने सर झुकाते हैं। हमारा राष्ट्र ध्वज एक है, राष्ट्रगान एक है, राष्ट्रगान जन गण मन, ठीक है, राष्ट्रगान एक है। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम एक है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम। हम सभी लोग एक संविधान को मानते हैं। हम सभी एक संविधान को मानते हैं तथा एक दूसरे की स्वतंत्रता का आदर करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो विविधता में भी एकता है, या फिर हम अनेक होते हुए भी एक हैं। ये आपको 3 बिंदु लिखने हैं। अगर कोई पूछ ले कि भारत विविधता में एकता कैसे है, तो आपको पहला, फिर ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 बिंदु यहां पर आपको लिखने। अब देखिए इसके बाद में एक छोटा सा फैक्ट दिया हुआ है आपके यहाँ कि भारत का जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, तब एक जलियांवाला बाग, अमृतसर के अंदर एक जगह है जलियांवाला बाग, याद रखना, अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब के अंदर जगह है जलियांवाला बाग। उस बाग में 13 अप्रैल 1919 को, याद रखना 13 अप्रैल 1919 को, उस समय सिखों का पवित्र त्योहार था बैसाखी। याद रखना आप, जैसे हिंदुओं के अंदर जो दिवाली का महत्व है, वही सिख धर्म के अंदर बैसाखी का महत्व है। तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, आपने कविता भी, गाना भी सुना होगा
कि जलियांवाला बाग में देखो यहाँ खूब बरसी थी गोलियां, है ना, ये मत पूछो यहाँ किसने खेली खून की होलियां, मतलब अच्छा अच्छा गाना है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाई जाके हिंदुस्तान की, वो वाला गाना। तो जलियांवाला बाग के अंदर 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने, अंग्रेज अधिकारी था जनरल डायर ने गोलियों से या गोलियां चलाने का आदेश दिया था। उसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो ये भारत के लिए बहुत काला दिन था। हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे और अंग्रेज जो हैं वो लगातार हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे। 13 अप्रैल 1919 याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बैसाखी का दिन था, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ये घटना हुई थी पंजाब के अंदर। फिर आपके सिलेबस पे एक इसी चैप्टर में गीत भी दिया है, उस गीत को भी आप टारगेट करेंगे। उस गीत के अंदर लिखा है कि भारत माँ के लिए खून दीजिए, भारत माँ को जरूरत है, हिंदू मुस्लिम सारे मिलकर के हम लड़े, हम अनेकता में एकता की मिसाल दे, कोई भी अंग्रेज अगर हमारे अंदर फूट डाले, लड़ाने की कोशिश करे, हमें लड़ना नहीं है। अब अगर बात करें हम यहां पर देखिए राष्ट्रगान की और राष्ट्रगीत की, तो दोनों में आपको अंतर महसूस करना है। देखो बेटा, जो राष्ट्रगान है वो है जन गण मन, जो कि लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखना आप, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रगीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, वंदे मातरम। ये जनगण मन है, ये वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित नेहरू की पुस्तक का नाम है भारत की खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस भारत की खोज में इन्होंने भारत में विविधता में एकता को परिलक्षित किया है। यह आप ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रगान किसने लिखा, राष्ट्रगीत किसने लिखा, भारत की खोज किसने लिखी। ये जो गीत उसके अंदर एक भारतीय जन नाट्य संघ के द्वारा, इप्टा के द्वारा जो गीत दिया हुआ सिलेबस में, जो चित्र के द्वारा प्रदर्शित भी हुआ, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता रखनी है। ये है इस चैप्टर का समापन। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो प्रश्न दिए हैं तो वो उसका आंसर आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। इस वीडियो को, हमारे जो जितने भी दोनों वीडियो, इस चैप्टर के 2 वीडियो बनाए हमने, 2 वीडियो में कुछ चित्र भी आपको बताया मैंने। ये देखिए, ये आपकी किताब है, इसका जो प्रश्न देख रहा हूं मैं, अपने इलाके में मनाए जाने वाले त्योहारों की सूची बनाइए। आप बना सकते हैं। हिंदू कौन से, जैसे होली, दीपावली, है ना, रक्षाबंधन, ये सब बनाते हैं। तो मुसलमानों के अंदर, इस्लाम के अंदर ईद है, मिलाद उन नबी है, ये रमजान का महीना है, ये सारी चीजें हैं। जो क्रिश्चियन है, जिसको आप ईसाई कहते हैं, वो क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। जो सिख है वो बैसाखी का त्योहार मनाते हैं, 13 अप्रैल को आता है। तो ये आपको एक लिस्ट बना देनी है, बना सकते हैं आप आराम से। आपके विचार से भारत की समृद्ध और विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है, तो आपको लिखना है कि जब हम लोगों से मिलते हैं, उनके पहनावे, खान पान के बारे में उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम भी उनका पहनावा पहनते हैं, उनका खाना खाते हैं। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हम उत्तर भारत में रहते हैं, लेकिन हम दक्षिण भारत के व्यंजन, इडली डोसा बहुत पसंद करते हैं, है ना। उनका जो पहनावा हमें अच्छा लगता है, वो भी हमारा पहनावा। तो इस तरह से हम घुलते मिलते हैं, ऐसा लगता है अलग अलग फूल मिलकर के एक माला बन गए हैं। इससे हमें भारत की जो एकता है उसको बल मिलता है, हमें अच्छा लगता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अनेकता में एकता का विचार कैसे है, तो आप लिख सकते हैं 1, 2 और 3 बिंदु मैंने लिखवाए हैं। अनेकता में एकता का विचार, ये पंडित नेहरू भारत की खोज के माध्यम से आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। हमारा संविधान एक है, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान एक है, रहन सहन भले ही अलग हो लेकिन हम भारतीय हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। लद्दाख और केरल की तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया हुआ है। तो छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप कर सकते हैं। नोट्स इसके बहुत बेहतरीन बनेंगे। अगर आप सारे दोनों वीडियो देखेंगे इस चैप्टर के, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अच्छे नोट्स बना पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। चलिए अब इसको हम यही फिनिश करते हैं। अगर आपने 6 की किताब का ऑर्डर नहीं दिया है तो आज ही अपनी कॉपी बुक करवा ले और मुझे बता दे कि आपको किस एड्रेस पर किताब चाहिए। मैं जल्दी भेज दूंगा, क्योंकि ये बुक आपके बहुत काम आने वाली है। जब आप 7th में आ जाएंगे
तो 7th में भी आपको नोवा एकेडमी की किताब अवेलेबल करवाई जाएगी। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आपसे नए चैप्टर में।